हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एक ईमेल के थ्रू जिसमें इंटरव्यू के लिए एक ईमेल आया था। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एक्सपोर्ट मैनेजर की जिसमें ज़रूरत है। वो है आपका पोजीशन नेम है असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस इनको 7.5 टू 12 ईयर का चाहिए। तो इस ईमेल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए वो क्या है, और उसके थ्रू ही हम वर्किंग प्रोसीजर भी समझेंगे कि किस प्रकार का इनका वर्किंग प्रोसीजर है और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये किस प्रकार से एक एम्प्लॉय से काम चाहते हैं, जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में लिखा है, ठीक है, उसको हम नहीं पढ़ देंगे, आगे का पढ़ते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन है असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लास्ट वाले कॉलम में लिखा है दिस पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड कस्टम क्लियरेंस कोऑर्डिनेशन विद फ्रेट फॉरवर्डर। तो यहाँ पे जो भी बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है उसके अंदर जो उसकी जो क्वालिफाई होना चाहिए इन चीज़ों में, जैसे इंपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो क्लियरेंस है उसका नॉलेज है चाहिए, प्लस कोऑर्डिनेशन विद द फ्रेट फॉरवर्डर। जो फ्रेट फॉरवर्डर है आपके क्लियरेंस करवाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, उनकी उनसे फॉलोअप लेना, उनके कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी नॉलेज इसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेट नेगोशिएशन विद द फ्रेट फॉरवर्डर। तो रेट नेगोशिएशन यहाँ पे करना है, जो मंथली उनसे रेट लेने हैं। जैसे हमारी मंथली हम जैसे 100 कंटेनर करते हैं, तो मंथली उनसे रेट लेने की, इस महीने के रेट दीजिए हमें। जितने भी हमारे सब फ्रेट फॉरवर्डर हैं या फिर सीएचएस हैं, उनसे रेट मांगेंगे कि हमें इस कंट्री के लिए इतना गुड्स एक्सपोर्ट करना है, आप हमें रेट दीजिए। तो सारे जितने भी सीएचएस होंगे जो भी रेट देंगे उसमें जो बेस्ट रेट होंगे वो हम सिलेक्ट करके मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके उसको शिपमेंट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि रेट नेगोशिएशन विद द फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, और नेक्स्ट है दिस पोजीशन विल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट टू सिलेक्टिंग मेथड। तो यहाँ पे आपको जो पर्सन है असिस्टेंट मैनेजर होगा उसको एक इंडिपेंडेंस डिसीजन लेने कंपनी के लिए कौन सी सिलेक्ट मेथड आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे मोड ऑफ शिपमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है कि शिपमेंट बाय एयर भेजूँ बाय सी भेजूँ। ठीक है, ये डिसीजन लेना है, ये आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने हैं। जैसे आपका सीएचए जजमेंट करना हो कि कौन सा सीएचए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमें सिलेक्ट करना है? मेथड सिलेक्ट करनी है, टेक्निक्स एंड इवोल्यूशंस क्राइटेरिया ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर रिजल्ट। ठीक है, इवोल्यूशन का क्राइटेरियाज हमें ऑब्टेन करने हैं फॉर डिजायर रिजल्ट में, जो कि कंपनी के जो टारगेट्स हैं उसके बेसिस पे हमें इवोल्यूट करना है प्रोसीजर प्रोसेस को, और उसमें जो बेस्ट प्रोसेस है वो फॉलो करना है। अगर यहाँ पे इवोल्यूशन की अगर बात करें तो हम यहाँ पे सीएचएस के क्राइटेरिया इवोल्यूशन कर लेते हैं कि उसमें कौन सा सीएचए में बेस्ट सर्विस दे रहा है और कौन सा बेस्ट प्राइस दे रहा है। तो ये भी एक जो कि हमारी कंपनी की जो डिजायर डिजायर ऑब्जेक्ट है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है उसको फिल कर पाए, तो यहाँ पे हम वो चीज़ भी देख सकते हैं। और जो भी प्रोसीजर चल रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उसको उसको इवैल्यूएट करना है, और जो भी क्राइटेरिया है उनको इम्प्रूव करना है और अपडेट करना है। तो ये एक इंडिपेंडेंट जजमेंट उस बंदे का रहेगा जो इस प्रोफाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंक्यूबेंट इंटरेक्ट विथ इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर in a team-based environment and would be required to work in a cross-function team of project। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्ट करना है हमें इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर। ठीक है, जो कि टीम बेस्ड इन्वायरमेंट में है, अपने टीम के साथ मिलके जो टीम क्या करेगी, हमें जैसे आपकी टीम के कुछ बंदे हैं तो उनको किसी कंट्री में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं और यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस प्रकार से हमें हमें एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर से उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है। एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन क्रॉस फंक्शन टीम एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रॉस फंक्शन मीन्स कि ऐसा नहीं कि एक ही चीज पे काम करना है आपको, और इस रिलेटेड जैसे एक्सपोर्ट का देखना तो इंपोर्ट का भी देखना होगा, फिनेंस में जो एलसीएलसी का होता है उस पर भी काम करना है। तो ऑल राउंडर इसमें बनता चाहिए इनको। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें और भी इनकी डिजायर, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट, चेक द डॉक्यूमेंट शिपमेंट
टू इंश्योर दैट देयर आर कंप्लायंस विद द कस्टम रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन हमें चेक करनी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें इंश्योर करनी है कि सही डॉक्यूमेंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। गलत होंगे, शिपमेंट रुक जाएगी, होल्ड हो जाएगी, मैनेजमेंट तक बात जाएगी। तो इससे पहले ही हमें रूल्स को फॉलो करके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली चेक करने हैं। जैसे एक्सपोर्ट के केस की अगर बात करें तो कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और टैक्स इनवॉइस हम कस्टम क्लियरेंस के लिए भेजते हैं। इसके साथ हम भेजते हैं चेकलिस्ट, उस पर शिपिंग बिल नंबर वाली चेकलिस्ट लगा के भेजते हैं, सो दैट कि उसको कस्टम यार्ड में एंट्री मिल जाए हमारी शिपमेंट को। तो ये रूल्स होते हैं। इसका कनेक्चर सी फॉर्मेट होता है कस्टम का एक्सपोर्ट के केस में, तो वो फुलफिल करके हमें डिटेल्स भेजनी है। जो भी कंप्लेंट्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट है प्रिपेयर बीओई एंड चेक बीओई फाइलिंग ऑडिटर्स रूल रिलेटेड डिपार्टमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एरिया बेनिफिट्स। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि जो कुछ फ्री ट्रेड कंट्रीज होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बायलैटरल ट्रीटीज होती है, जिस किसी किसी कंट्री में हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ ड्यूटी नहीं लगती है, और कोई इस कंट्री से हम इंपोर्ट करें तो यहाँ ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें फ्री ट्रेड एरिया की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो कंट्री के रिलेशन हैं उसके बेस पे डिपेंड करता है। तो उनका बेनिफिट हम कैसे लेना है, जब चेकलिस्ट हम फाइल कर रहे हैं, जो शिपमेंट हमारी आ गई है, बिल ऑफ एंट्री हम फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्रॉपरली जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो फ्री ट्रेड एरिया के बेनिफिट लेने हैं, सो दैट की ड्यूटी ना लगे, क्योंकि वो फ्री ट्रेड जोन में आ रहा है, इसलिए उसका बेनिफिट हमें लेना है। तो चेकलिस्ट फाइल करते हुए हमें इसका ध्यान रखना है। टू टेक केयर ऑफ मैटर लाइक ए टेरिफ, इंश्योरेंस एंड कोटा। ओके, सो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। टेरिफ्स, इंश्योरेंस और रेट, इसका हमें ध्यान रखना है। मतलब कि जैसे एक्सपोर्ट करें तो टाइमली में इंश्योरेंस प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, टेरिफ्स क्या है वो देखने हैं। टेरिफ्स का मतलब ये है कि जो रेट्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरी शिपमेंट अकॉर्डिंगली टू द टेरिफ कोडिंग सिस्टम। ठीक है, तो शिपमेंट को हमें कैटेगराइज करना है टेरिफ कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। और क्या करना है, कंसल्ट विद द कस्टमर एजेंट इन टू इजी पैसेज ऑफ शिपमेंट थ्रू कस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो अप लेने वाली बात आ रही है, कंसल्ट करना है हमारे कस्टम एजेंट से, सो दैट कि ये टाइमली वर्क होता रहे, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा चेक पॉसिबिलिटी टू सेव ड्यूटीज एंड टैक्स ओवे एज पर अलाउ कस्टम रेगुलेशंस। ठीक है, तो किसी किसी गुड्स पे ड्यूटी कम लगती है, किसी पे ज़्यादा लगती है, तो वो बेनिफिट्स जो होते हैं एज पर एचएस कोड, उन बेनिफिट को हमें लेना है एज पर चैप्टर वाइज, देखना है कि ये गुड्स उसके अंडर आ रहा है तो उसका बेनिफिट हमें मिले। इसके अलावा फ्री ट्रेड एरिया का जो बताया था, अगर वैसा है तो उसका बेनिफिट लेना है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर हम शिप में कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें तो एडवांस लाइसेंस के अंडर इंपोर्ट करके हम ड्यूटी सेव कर सकते हैं। अगर हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करें तो ईपीसीजी लाइसेंस को यूज़ करके ड्यूटी बचा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें डिसीजन लेने की एलिजिबल होना चाहिए, कि हम इस चीज़ों का डिसीजन ले पाएँ, इसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैक लोकेशंस ऑफ द शिपमेंट। शिपमेंट की लोकेशन हमें ट्रैक करनी है। एंड प्रिपेयर गुड्स ऑफ फॉर शिपमेंट। ठीक है, प्रिपेयर गुड्स फॉर शिपमेंट मीन्स यहाँ पे की जो गुड्स है वो हमें डिस्पैच के लिए प्रिपेयर करवाने हैं प्लांट से। ठीक है, यूजिंग बेस्ट इकोनॉमिक पैकेजिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें जो गुड्स को पैकिंग करने की जो पैकेजिंग मेथड है वो इकोनॉमिक लेनी है। ठीक है, और क्या क्या इकोनॉमिक लेना है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। ये सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको हमें काफ़ी ध्यान देना होता है, सो दैट कि कंपनी को बेनिफिट हो, जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो हम फुलफिल कर पाएँ। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बेस्ट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, सो दैट कि गुड्स टाइमली पहुँचे और कस्टमर को वेट ना करना पड़े। वेयर हाउसिंग प्रोसीजर की बात करें तो वेयर हाउसिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं, उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, किस वे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं या कैसे भेज रहे हैं, डायरेक्टली भेज रहे हैं, ये चीज़ हमें देखना है। Next, be aware the regulation of the Indian export country and ensure these regulation have been followed to the team। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए रेगुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, और एंड एक्सपोर्टर कंट्री, जो एक्सपोर्टर कंट्री है अगर इंपोर्ट करे तो जो एक्सपोर्ट हमें कर रहा है उनका भी हमें नॉलेज देना चाहिए कि किस किस टाइप के सर्टिफिकेट वहाँ लगते हैं। फ्रॉड, जैसे आपका लेगुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ओरिजिन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया सर्टिफिकेट हो गया, फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हो गया।
जीएसपी हो गया, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट किस कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें इंश्योर दैट द रेगुलेशन हैव बीन फॉलोड, तो ये ध्यान भी रखना है कि ये रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी टीम सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट है नीड टू मेंटेन प्रॉपर पेपर वर्क इन केस रिक्वायर बाय डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑडिटर्स कैन एक्सप्लेन ईच एक्शन परफॉर्म्ड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एक्यूरेट वे में बनाना है आपको, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस, सो दैट कि कभी ऑडिट हो या कस्टम डिपार्टमेंट से क्वेरी आए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्वेरी आए तो यू कैन इजीली हैंडल दैट क्वेरी। ओके, और उसको इजीली आप एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अरेंज फॉर शिपिंग दैट नॉट ओनली टाइम बाउंड बट आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। हमें यहाँ पे शिपमेंट जो हम चूज करें शिपिंग लाइन, वो सिर्फ टाइम बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि ये जल्दी ही पहुंच जाए, बट हमें उसका भी ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कि उसके चार्जेस भी लोएस्ट हो। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हमने कंटेनर शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक कर लिया सिर्फ टाइम बचाने के लिए। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, टाइम तो बचना ही है कि कंटेनर हमारा जल्दी लग जाए, हमारे कस्टमर को गुड्स मिल जाए, लेकिन उसका कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स की बेस्ट प्राइस जो दे रहा है उस शिपिंग लाइन से हमें काम करवाना है। इंश्योर दैट द शिपिंग रूट इज सेफ, ये भी हमें चेक करना है कि जो शिपिंग रूट है वो सेफ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अभी कुछ कंट्रियों में जो वॉर और यानी कि सिचुएशन आ रही है, तो उस चीज़ का हमें देखना है कि जो रूट है वो सेफ होना चाहिए। कैरियर यूज बाय फॉरवर्डर आर डिपेंडेबल। जो कैरियर यूज कर रहा है, अगर इन केस क्या होगा कि कैरियर ऑलरेडी हमारा अगर सीएचए प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सीएचए की आ जाएगी और सीएचए हमारा बेस्ट होना चाहिए उस केस में। ठीक है, टेरिफ ऑफ स्टाफ, सॉरी ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व इन प्रोसेस सो दैट प्रोसेस इज नॉट अननेसेसरी डिले। ठीक है, टाइमली में गाइड करना है हमें अपने टीम को मॉर्निंग मीटिंग में कि आज ये काम होना है और हमें ये गुड्स इतनी तारीख को लगाने हैं। ठीक है, हमारा ऑर्डर इतनी तारीख को आया था, सो दैट कि हमारी पूरी टीम को अवेयर रहे इस चीज़ से कि ये चीज़ आज होनी ही है। इसके अलावा पेमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर भी टाइमली होना ही है, सो दैट कि पेमेंट वहाँ से आ जाए। तो ये मेन चीज़ ये कि स्टाफ को पूरी इन्फॉर्मेशन पास करनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मेंटेन प्रॉपर रिलेशन विद ट्रकिंग वेंडर, कस्टम पर्सनल, ब्रोकर सप्लायर, सो दैट टाइमली नीड टू बी इमरजेंसी कैन बी अलर्ट एवर्टेड। तो बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें कि जो हमारे सीएचएस होते हैं, वेंडर होते हैं, इनसे पर्सनल रिलेशन अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर रिलेशन होने चाहिए, सो दैट कि हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत हमें व्हीकल अरेंज करें। ठीक है, कस्टमर में हमारी कस्टम में कोई शिपमेंट फँस गई तो वहाँ पे जाके उसको क्वेरी को सोल्व करें। ठीक है, सप्लायर आपका है उससे कैसे रिलेशन है, जो गुड्स आपका सप्लाई कर उससे अच्छे रिलेशन होना चाहिए, सो दैट कि किसी भी इमरजेंसी में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे लास्ट बचा है मेरे वेंडर मैनेजमेंट। तो वेंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमें वेंडर मैनेजमेंट का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है एज पर कंपनी। तो उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। जब भी नया मेरे वेंडर आ रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी ईयरली रेवेन्यू है वो देखना है, स्टाफ कैसा है, ठीक है, कितने सालों से कंपनी काम कर रही है, किस-किस कंट्री से काम कर रही है, उसके पास कितने ट्रक हैं, ये सारी चीज़ें, कितने ट्रॉलर हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखनी है, सो दैट कि हम उससे काम करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस सेशन में हम इसका पार्ट ए पढ़ेंगे, इसका पार्ट बी भी है, जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो कई सारे इसमें चीज़ें लिखी हैं, ये भी हमें सोल्व करनी होती है, तो ये नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।